बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर, अदालत ने मियां नवाज शरीफ को 9 दिन में सरेंडर करने का हुक्म जारी कर दिया है। मोहलत, अदालत ने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। सरेंडर कर ले, जिंदा रहेगा। और सुनो, नया पाकिस्तान बनाने वाले लाडले और लाडले तुम भी सुनो, तबादला करा लो, जिंदा रहोगे। आज मेरे से सुन ले कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। तबादला करा लो, जिंदा रहोगे। नवाज अदालत ने आज समाअत के दौरान कहा कि अगर नवाज शरीफ ने 9 दिन में सरेंडर ना किया तो इन्हें मफरूर करार दिया जा सकता है। अदालत ने ना सिर्फ नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी, बल्कि ये भी कहा कि इश्तिहारी होने की सूरत में इन्हें मजीद 3 साल की कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम को साफ साफ लाल झंडी दिखाते हुए आखिरी मोहलत दे दी है और कहा है कि नवाज शरीफ आएंगे तभी उनकी अपील की समाअत भी होगी। और साथ ही अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की अपीलों को नवाज शरीफ की अपील से अलग भी कर दिया। आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की दरखास्त नवाज शरीफ की जानिब से अल-अजीजिया और इवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान काफी सख्त रिमार्क्स दिए हैं। नवाज शरीफ को 9 रोज की मोहलत, अदालत ने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। सरेंडर कर ले, जिंदा रहेगा। और सुनो, नया पाकिस्तान बनाने वाले लाडले और लाडले तुम भी सुनो, तबादला करा लो, जिंदा रहोगे। आज मेरे से सुन ले कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। तबादला करा लो, जिंदा रहोगे। नवाज शरीफ की लीगल टीम को अदालत के सामने इंतहाई सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसीह की दरखास्त कब मुस्तरद की? अदालत ने सवाल किया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने नामी सीएल से निकालने का हुक्म दिया तो क्या अल-अजीजिया की सजा खत्म हो गई? अदालत ने साफ साफ कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जमानत या सजा मुअत्तली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जमानत और सजा मुअत्तली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुपरसीड किया जा सकता है? क्या क्रिमिनल अपील नंबर 1 का फैसला मुअत्तल हो गया है? पंजाब हुकूमत ने जो ऑर्डर पास किया था इसे चैलेंज क्यों नहीं किया? जिस पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ इस वक्त जमानत पर नहीं है, बल्कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी। पंजाब हुकूमत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हुआ और अब फैसला हतमी हो चुका है। साथ ही अदालत ने वफाक से भी नवाज शरीफ के मामले पर दरियाफ्त किया कि वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ की सेहत पर क्या मौक़िफ़ है, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुझे अभी हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत नहीं मिली है। अदालत ने नवाज शरीफ की लीगल टीम से सवाल किया कि अगर नवाज शरीफ की गैर हाजिरी में अपील खारिज हो गई तो होगा क्या, और अगर अदालत नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर कर दे तो फिर अपील का क्या स्टेटस होगा? जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर नवाज शरीफ जानबूझकर नहीं आते फिर अदालत चाहे इन्हें मफरूर करार दे दे। नवाज शरीफ अब क्या खराबी सेहत के बावजूद 9 दिन में मुल्क वापस आ जाएंगे? और अगर वो वापस नहीं आते तो इस मामले में नून लीग को किन कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा? इस आम तरीन समाअत में अदालत के रिमार्क्स और नून लीग की सियासी पोजीशन पर बात करेंगे आज हम। सबसे पहले हमारे साथ माहिर कानून और साबिक नायब प्रोसिक्यूटर राजा आमिर फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राजा आमिर फारूक साहब। मुझे ये बताएगा कि आज अहम समाअत में अहम रिमार्क्स हमारे सामने आए हैं। नवाज शरीफ 9 सितंबर को सरेंडर नहीं करते अगर, तो राजा आमिर अब्बास साहब आपको क्या लगता है नून लीग को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इस केस के 2 पहलू हैं। एक तो प्योरली कानूनी है, तो कानूनी जहां तक है वहां पे तो इनको प्रॉब्लम्स होंगे। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनकी राइट ऑफ अपील में इशू आ जाएगा, क्योंकि वो शायद खो देंगे। उनके गैर मौजूदगी में अपील का चलना मुमकिन नहीं है। लेकिन सियासी तौर पे, या आपने क़यादत की बात की, तो सियासी तौर पे मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये है कि जहाँ पे अदालतें अगर किसी भी लीडर के खिलाफ कोई हुक्म देती हैं
یا اسے ایون سزا دیتی ہیں. بھٹو صاحب کو آپ دیکھ لیجئے کہ انہیں سزائے موت دے دی گئی عدالتوں نے, لیکن ان کا جو سیاسی قد ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ وہ مزید بڑھتا ہی چلا گیا. اسی طریقے سے اور بھی ایگزامپلز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ چاہے لندن میں ہو چاہے پاکستان میں ہو. اور ایک بات تو کلیئر ہے کہ میاں نواز شریف چونکہ خود تو نااہل ہو چکے ہیں, اب انہوں نے پارلیمان کی سیاست تو نہیں کرنی, چاہے تو وہ لندن میں بیٹھیں, پاکستان میں الیکشن نہیں لڑنا انہوں نے. مریم بی بی اگر ایون فیلڈ کے کیس میں, چونکہ ان کا کیس علیحدہ کر دیا گیا ہے, اگر وہ چلتا ہے 2-4 پیشیوں کے بعد, اور اگر اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, اگر ان کا ایکویٹل ہو جاتا ہے, بری ہو جاتا ہے, تو سیاسی طور پہ میاں نواز شریف کو, مریم بی بی کو, جو کہ مسلم لیگ کے اوریجنل لیڈرز ہیں یا ووٹرز ہیں, ان کو فائدہ ہی پہنچے گا. ہاں سیاسی طور پہ اگر نقصان پہنچے گا تو وہ شاید شہباز شریف صاحب کو اور اس گروپ کو پہنچے گا کہ جناب جب مریم بی بی یا نواز شریف اوپنلی پولیٹکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ان کا وہ دھڑا ہے اس سے نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا راجہ صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سابق جج ارشد ملک کے حوالے سے یہ کہتی ہیں کہ جب جج ہی متنازع ہو گیا تو پھر ان کا فیصلہ کیسے قائم رہ سکتا ہے. دیگر لیگی رہنما بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. یہ جو ان کا موقف ہے کتنا دم ہے اس میں, یا پھر قانونی طور پر اگر دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے قانونی طور پہ اس سے بالکل فرق پڑتا ہے. ارشد ملک صاحب چونکہ متنازع ہو چکے ہیں, وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آ چکے ہیں, انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ مریم بی بی جس کیس میں ہیں وہ ایون فیلڈ کا کیس ہے, اور یہ وہ کیس ہے کہ جو جج بشیر نے لکھا, اور اس میں کسی بھی طریقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں جج ارشد ملک کا مریم صاحبہ کے کیس سے. اب جو ارشد ملک نے کیس کا فیصلہ کیا تھا وہ عزیزیہ مل والا کیا ہے, جس میں نواز شریف کو 8 ہفتوں کی ضمانت ملی تھی, پھر وہ جمپ کر گئے, وہ ایبسکونڈ کر گئے, اور ابھی اسی کیس میں عدالت نے انہیں دوبارہ بلایا ہے. تو اس کیس میں جب تک میاں نواز شریف صاحب سرنڈر نہیں کریں گے تو یہ کیس آگے غالباً نہیں چل پائے گا, اور جب آگے نہیں چل پائے گا تو یہ وہیں پہ رکا رہے گا, اور پھر عدالت دیکھے گی کہ انہوں نے کون سا قانونی راستہ اختیار کرنا ہے کہ اگر میاں نواز شریف عدالتی حکم کے باوجود نہیں آتے. ہاں اگر وہ آ جاتے ہیں تو میرے نزدیک بینگ اے لا اسٹوڈنٹ لگتا ایسے ہے کہ یہ کیس واپس ریمانڈ ہو جائے گا, ان کی سزا ختم ہو جائے گی, اور جو اب عدالت ہے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ 2 وہ اس کا دوبارہ سے فریقین کو سن کے ایک نیا فیصلہ دیں گی. اب نئے فیصلے میں سزا بڑھ بھی سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک کیس اور ہے جو کہ اسی جج ارشد ملک نے اس میں میاں نواز شریف کو بری کر دیا تھا, وہ ہے فلیگ شپ والا, جس میں نیب نے اپیل کی ہوئی ہے. تو وہ کیس بھی چلے گا, ممکنہ طور پہ وہ بھی دوبارہ چلا جائے نئے جج کے پاس, اور وہ جج صاحب اگر دیکھتے ہیں کہ کیس کی فائل میں انہوں نے جواب اپنی پراپرٹیز کا اور انکم کا نہیں دے پائے تو اس میں بھی فیصلہ مختلف آ سکتا ہے. تو ارشد ملک کا کیس لگتا ہے کہ سسٹین نہیں کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا راجہ صاحب, یہ جو نواز شریف صاحب کی ضمانت ہے وہ شہباز شریف صاحب نے دے رکھی ہے, اس حوالے سے ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں. اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے ہیں اور سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو کس قسم کا جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو, یا ان سے کس قسم کی پوچھ پڑتال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایک تو انہوں نے جو ضمانت نہیں جو دی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے دی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے نہیں دی تھی. اور ضمانت کے اگر ہم الفاظ دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں فیسیلیٹیٹ کروں گا, اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا, اس میں مددگار ثابت ہوں گا انہیں واپس لانے میں. تو اب یہ پھر وہی متعلقہ لاہور ہائی کورٹ دیکھے گا کہ وہ کتنے مددگار ثابت ہوئے میاں نواز شریف کو لانے میں. انہیں پرابلم تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی ایز سچ سیریس پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہا کہ شہباز شریف کو ہوگا, کیونکہ اگر تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ضمانت دی ہوتی ہے کسی پراپرٹی یا پیسوں کی شکل میں تو اسے ضبط کر لیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے ذاتی ضمانت دی ہے تو ممکنہ طور پہ لاہور ہائی کورٹ ان سے یہ کہے کہ جناب آپ نے دی تھی, لیکن کوئی قانون اس چیز کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اگر ایک شخص نہیں آ رہا تو دوسرا شخص اسے زبردستی یا کسی بھی فورسفل طریقے سے لا سکتا ہے. تو
تو آئی ڈونٹ سی کہ کوئی زیادہ ان کو اس میں پرابلم ہوگا. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں راجہ صاحب کہ پنجاب حکومت کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہوا, وہ فیصلہ اب حتمی ہو چکا ہے. کیا نواز شریف کی غیر موجودگی میں لیگل ٹیم یہ فیصلہ چیلنج کر سکتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی لیگل ٹیم سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے؟ دیکھیے, اب لیگل ٹیم نے اپنی جگہ پہ دیکھا ہوگا, اور غلطی اس وجہ سے میں نہیں کہتا کہ اگر وہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پہلے 8 ہفتوں کی ضمانت ہوئی تھی میاں نواز شریف کو, وہ تو ختم ہو گئی تھی, اور 8 ہفتوں کے بعد وہ پنجاب حکومت کے پاس چلے گئے, تو ممکنہ طور پہ انہیں شاید یہ خطرہ تھا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بلا لیتی ہے نواز شریف کو اور نواز شریف نہیں آتے, تو ایسی صورتحال میں ان کے خلاف جو آج ایبسکونڈر کی کارروائی ہو رہی ہے ممکنہ طور پہ اسی وقت بھی ہو سکتی تھی, اور آج سے مہینوں پہلے ان کو اگر مفرور قرار دیا جاتا تو شاید ان کی لیگل ٹیم نے یہ سمجھا کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں جائے گا. تو عام لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں نا, یہ مجھے یہ بتائے گا راجہ صاحب, کس قسم کے ڈوئل سٹینڈرڈ سیٹ ہو رہے ہیں؟ عام لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ علاج کے لیے بیرون ملک کیا عام پاکستانی جو چھوٹے موٹے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں, سزائیں کاٹ رہے ہیں, ان کو کیا ضمانت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی, اور انہیں بھی ایسے بیرون ملک جانے کی جو ہے وہ اجازت مل سکتی ہے کبھی؟ یہ تو خیر میں بہت دور کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے, عام پاکستانی کو تو پہلی بات ہے بیرون ملک جانے کی تو بات کی بات آئی تھی, ضمانت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے ملک میں بھی باہر جیل سے آ کے اپنا علاج اپنی مرضی کا کرا سکے, کیونکہ ہمارے جو قوانین ہیں اس میں جیل اتھارٹیز کو یہ مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ اگر جیل میں اس کا علاج ممکن نہیں تو اس سے ہر اس لیول کا علاج دیا جائے, یا ایسا ڈاکٹر مہیا کیا جائے یا ہاسپٹل جو پاکستان میں موجود ہے جہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں جو ہائی کورٹ ہے, انہوں نے قطعاً انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی تھی, انہوں نے صرف یہ اجازت دی تھی کہ انہیں ضمانت دے دی جائے اور یہ جیل سے باہر آ کے اپنا علاج کرا سکے. لیکن جب انہوں نے ای سی ایل سے ہٹنے کی درخواست حکومت پاکستان کو دی تو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, ایک سب کمیٹی بنتی ہے, اور انہوں نے 7 ارب کے جو بانڈز تھے اس کے عوض انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی. تو اس میں عدالتی سسٹم ہمارا انوالو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس کھوسا جو چیف جسٹس تھے, انہوں نے جانے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ میاں نواز شریف کو ہم نے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی بلکہ حکومت وقت نے دی, اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اسے مزید آسان بنا دیا کہ وہ 7 بلین کے بانڈز بھی ختم کر دیے اور انہیں ایک 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ جانے دی. صحیح, بہت شکریہ. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر قانون, اور اپنی لیگل جو تجزیہ ہے اس تمام صورتحال کے اوپر دے رہے تھے. مریم نواز ایک بار پھر سے آج عدالت پہنچی تھی تو ان کا وہی روایتی انداز تھا, متوالوں کا جوش و خروش عروج پر تھا, ہم نے دیکھا پھولوں کی برسات ان پر کی گئی, جس کے بعد مریم نواز کارکنان کی محبت دیکھ کر گاڑی سے اتر گئی. لیکن عدالت سے پہلے ہی کارکنان کو روک لیا گیا اور سیکیورٹی اس دوران انتہائی سخت تھی. عدالت جانے سے روکے جانے پر شاہد خاقان عباسی بھی خوب گرجے برسے, اور مریم نواز نے اپنے مخصوص انداز میں ایک بار پھر سے حکومت کے خلاف خوب تنقید کی, خوب بچھاڑ کی گئی. دیکھیں, میری ایک بات سنیں, ان کے خلاف جو ثبوت سامنے آئے ہیں بہت بڑے ثبوت ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو آ کے ڈیفینڈ کریں, اس پہ اپنی جو پوزیشن ہے قوم کے سامنے کلیریفائی کریں. حکومت جو لیڈر ایک خاتون سے خوف زدہ ہے, آپ یہ دیکھ لیں, حساب لگا لیں, ہزاروں کی تعداد میں پولیس موجود ہے اس کو روکنے کے لیے, ایک خاتون کو روکنے کے لیے. اس دوران مریم نواز نے صحافیوں کے سوالات کا جواب بھی دیا, اور غیر رسمی گفتگو میں مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف لندن میں میری ضد کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, وگرنہ میاں نواز شریف فوری وطن واپس آنا چاہتے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ جیل جا سکتے ہیں
सर नहीं झुकाएंगे। वक्त आगे पीछे होता है लेकिन मकाफात अमल होकर रहता है। अब मकाफात अमल शुरू हो चुका है। साथ ही मरियम नवाज ने मुखालिफिन को ललकार कर कहा कि हुक्मरानों घबराना नहीं, नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही वापस आएंगे। आज मरियम नवाज ने रिटायर्ड जनरल आसिम बाजवा के हवाले से भी सहाफियों के सवालात का जवाब दिया। ये एक फर्द का मामला है जिस पर इल्जामात लगे हैं, इन्हें इसका जवाब देना चाहिए। देखिए मेरी एक बात सुने, उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं बहुत बड़े सबूत हैं, उनको चाहिए कि उसको आके डिफेंड करें, उस पर अपनी जो पोजीशन है कौन के सामने क्लैरिफाई करें। अगर आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आप सरकारी ओहदे पे हैं तो फिर आपके ऊपर अगर इल्जामात लगते हैं और आपको उसके सबूत उनके पेश किए जाते हैं, लगा है इल्जाम, उसके सबूत सामने आए हैं, तो आपको कानून का सामना करने से कतराना नहीं चाहिए। नून लीग की सियासत इस वक्त करवट बदल रही है और मरियम नवाज मैदान में वाकई ही आ चुकी हैं। नून लीग की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर रहनुमा नून लीग राना तनवीर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। राना साहब मुझे ये बताएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब सरेंडर करेंगे? अदालती हुक्म तो आ चुका। मियां साहब ने और हम सब ने भी बताया उधर, जब तक डॉक्टर एडवाइस नहीं करेंगे उनको कि आप इस काबिल हैं कि ट्रैवल कर सकें, उस वक्त तक वो किस तरह वहां से आ सकते हैं और किस तरह वो सफर करेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी डिपेंड्स ऑन डॉक्टर्स। जब भी डॉक्टर्स उनको ये क्लियरेंस देते हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं और आप स्टेबल हैं, तो डेफिनेटली वो उसी वक्त आ जाएंगे। अब जो इतनी छोटी तारीख मिली है उसमें देखते हैं डॉक्टर्स क्या उनको एडवाइस करते हैं या किस तरह सिचुएशन आती है। तो राना साहब मुझे ये बताएगा कि अगर अदालत मियां नवाज शरीफ को मफरूर या इश्तिहारी करार दे देती है तो इस बारे में कुछ सोचा है आप लोगों ने? क्या रद्द अमल होगा, क्या हिकमत अमली कोई बनी है आपकी तरफ से? नहीं देखिए, अगर डॉक्टर्स वहां पे कोई उनको सर्टिफिकेट देते हैं ट्रैवल करने का या ना करने का, तो अदालत को वो पेश किया जाएगा। अगर वो कहते हैं आप जा सकते हैं, आप ठीक हैं, स्टेबल हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, फिर तो वो आ जाएंगे। नहीं तो फिर डॉक्टर्स की जो सर्टिफिकेट है वो तो पेश किया जाएगा इधर। तो बाकी प्रोसेस अगर इन्होंने कोई करना है, पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी उनकी तरफ से हुई हैं जो बुनियाद पे थी, या विक्टिमाइजेशन में उसको ले लें, या जिस तरह उन्होंने टारगेट किया हुआ है मियां नवाज शरीफ को या PMLN को, वो आपके सामने है। लेकिन मियां साहब तो जब बेहतर होंगे उसी वक्त वो आ जाएंगे, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो अच्छा ठीक है राना साहब, आजकल हम मरियम नवाज साहिबा को काफी मुतहरक देख रहे हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर आती हैं लोगों में एक बलबला होता है, एक जोश होता है जो बहुत अरसे से मिस किया जा रहा था कि नून लीग के कारकुनान उस तरह से जो है वो बाहर नहीं आते। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के आने के ऊपर जो है वो उनका जोश और बलबला हमें नजर आता है। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या नून लीग डिसाइड कर चुकी है कि अब अवाम में आना है, पूरी तैयारी के साथ आना है और मरियम लीड करती हुई नजर आएंगी? देखिए, अभी तो जो PMLN का स्ट्रक्चर है उसको पता है, आपके हमारे कायद जो हैं PMLN के वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं और प्रेसिडेंट जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये तो इट्स अप टू पार्टी के वो क्या फैसला करती हैं। मिसाके पाकिस्तान की भी बातें हो रही हैं राना साहब, इस बारे में क्या कोई पेशरफ मुतवक्के है? और ये भी बताएगा कि APC जो है वो अब कब तक होगी? हमने कहा है कि रैपर हमारी तरफ से ये PMLN लेट कर रही है या डिले उसकी तरफ से है। हमने शुरू से कहा था कि रैबर कमेटी बैठे, जब ये APC का प्रोग्राम बना था तो रैबर कमेटी जो है उसको रीएक्टिवेट करके दोबारा उसको कन्वीन करें उसकी मीटिंग, और फिर उसमें एजेंडा तय करें APC का, जब सारे ये हेड्स बैठे और वहां पे, ताकि उनके लिए आसानी हो कि रोड मैप हो कि रैबर कमेटी ने दिया है उसका फाइनलाइज या उसमें अमेंडमेंट करें। तो अभी कहते रहे साहब को करने की भी तो राना साहब, ये शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, मुझे ये बताइएगा कि क्या मरियम नवाज साहिबा के साथ वो एक पेज पर हैं? और अब क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह की सियासत कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी अब मुसामत की सियासत से मुत्तफिक है? पार्टी में मुख्तलिफ राय हैं, ये आप नहीं कह सकते कि सारे
पार्टी में किस तरह सोचता है, या दूसरे मेरे कुलीग्स या शहबाज साहब का या मरियम बीबी साहबा का, तो लेकिन फैसला तो पार्टी का होता है कि क्या क्या डायरेक्शन लेनी है। तो नेचुरली जो पार्टी फैसला करेगी वही डायरेक्शन होगी, ना पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडिविजुअल की नहीं हो सकती। वो अपने तौर पे तो सोच हो सकती है हर एक की अपनी, फाइनली फैसला तो पार्टी का होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। और कायद हैं वो भी सारे हमारी राय लेके फिर फाइनल वो भी एक डायरेक्शन देते हैं। जब भी कभी कोई बात हो, कोई इशू हो, तो सारे अपनी राय का इजहार करके उनको भेजा जाता है और वो सबकी राय देख के फिर अपना भी वो अपनी डायरेक्शन देते हैं या अपनी गाइडेंस देते हैं या अपने कोई जारी करते हैं वहां से कि ये मेरे ख्याल में बेहतर। बहुत शुक्रिया। जो थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, 9 दिन के बाद अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर होगा क्या? ये एक लम्हा फिक्रिया है नून के लिए। यकीनन कुछ सोचना पड़ेगा, कोई हिकमत अमली तो बनानी ही पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। पीटीआई ने जो तब्दीली का नारा लगाया था, हकीकी तौर पर आज काबीना ने एक बड़ा तब्दीली वाला फैसला कर लिया है, जिसके बाद वाकई बड़ी तब्दीली आ चुकी है। काबीना की तरफ से अब फैसला कर लिया गया है कि मनशियात से अद्वियात बनाने का एक बड़ा मंसूबा बनाया गया है और मनशियात का मुफीद इस्तेमाल कानूनी करार दिया गया है। भंग के तिबी और सनती इस्तेमाल के लिए पहले लाइसेंस की मंजूरी। फवाद चौधरी ने हुकूमती फैसले को तारीखी करार दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि पहला लाइसेंस वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को जारी किया गया है और ये तारीखी फैसला पाकिस्तान को US डॉलर CBD मार्केट में जगह दिलाएगा। इससे पहले फरवरी में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात शहरियार आफरीदी ने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में चर्च और दीगर मनशियात से दवा बनाने की एक फैक्ट्री खोली जाए। फैक्ट्री जोड़ू इमरान खान का ख्वाहिश था, मुंह हर कॉल हीरोइन चर्च अफ्यूम दा देर मकदार बनी निसू दा मुवस्सिसू गैर मुल्कुना गेना दवायानी जुड़ई नो याके फैक्ट्री इमरान खान इंशाअल्लाह इरादा बाकी बने कॉल शुरू दा चागा बमु अल्लाह को फजल सरफ तिरा के फैक्ट्री लगाऊ चाहे लाखों खन को जोन से खैरी। और फिर इस बयान के बाद शहरियार आफरीदी को काफी कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। लेकिन सिर्फ शहरियार आफरीदी क्यों, सरताज गुल साहिबा ने भी भंग के काफी जो हैं वो फवाइद बयान किए थे। उन्होंने क्या कहा, देखिए जरा। आप 2-3 जगहों पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाईवुड के लिए, पैनल्स के लिए, फर्नीचर के लिए, यहाँ तक कि छतों में गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एनर्जीज के अंदर, बायोकेमिकल प्लांट्स के अंदर ये यूज हो सकता है। तो यूज तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर काम करने वाले बने, हाथ डालना जरा इस तरह के इनोवेटिव आइडिया के ऊपर जरा मुश्किल होता है। क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होती है। मैं खुद कन्विंस हो गई हूँ और मेरे पास पेपर वर्क बहुत ज्यादा आ गया है, तो इसके बड़े खूबसूरत यूज हो सकते हैं। तो मैं जरूर इसको पॉलिसी में लेकर आना चाहती हूँ। ये तो बयान आए, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ कुछ इस तरह से है कि अब पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है कि मनशियात से अद्वियात तक का सफर बाकायदा तौर पर शुरू किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में इन हर्ब्स को बतौर अद्वियात इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में हर साल हेरोइन, चर्च और अफ्यून बड़ी मिकदार में पकड़े जाते हैं और फिर उनको जला दिया जाता है। इस हवाले से हम खसूसी तौर पर बात करेंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। ये काबीना ने भंग के जो पौधा है इसको तिजारती और तिबी इस्तेमाल की इजाजत दी है, कितना अहम और बड़ा फैसला है फवाद चौधरी साहब? कितना फायदा होने वाला है इससे हमें? इस वक्त जो टोटल मार्केट है ना CBD की, कैनबिस बेस्ड ड्रग्स की, वो तकरीबन $30 बिलियन, 30 से $40 बिलियन की हो गई है और ये बढ़ रही है। और काफी सारे जो ड्रग्स हैं, स्पेशली जो पेन किलर्स हैं, एक्सट्रीम पेन, जैसे कैंसर में बहुत पेन होता है, तो मार्फिन और इस तरह की जो दवाइयां हैं उनमें इस्तेमाल अब जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा अब जो तवज्जो है मेडिकल साइंस की वो ऑर्गेनिक की तरफ आ गई है और वो केमिकल से ज्यादा ऑर्गेनिक जो इसके हाल है उस पर तलाश करते हैं। तो लिहाजा इससे पाकिस्तान जो है वो 30 से $40 बिलियन की इस मार्केट में एंटर होगा। हिंदुस्तान पहले ही अरबों रुपए की इस मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर है और कनाडा बहुत बड़ा प्लेयर है। यूके जो है $1 बिलियन की
जो CBD रिलेटेड जो अशिया हैं, $1 बिलियन की यूके ने पिछले साल जो है वो एक्सपोर्ट किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ी मार्केट है और इसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, माजी में शहरयार आफरीदी साहब ने इसके हवाले से कुछ हिंट दिया था। हमने देखा था कि बहुत ट्रोलिंग जो है वो होना शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पर। अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया यूजर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत क्या नशे बेचने के ऊपर लग गई है। ये क्या कंफ्यूजन है फवाद चौधरी साहब, जरा क्लियर कीजिएगा। वो ज्यादातर लोगों को CBD में और जो एक इसका जो लेयर पार्ट है उसमें फर्क नहीं पता। ये जो इसका जो मेडिकल पार्ट है, इसका जो 0.3% THC है, चूंकि उससे अब एक्चुअली टेक्नोलॉजी बड़ी जदीद हो गई है, तो आप ये करते हैं कि पौधे में ही इससे पहले कि वो नशावर अद्वियात में इस्तेमाल हो सके वो आप पौधे में ही खत्म कर देते हैं। तो जो पौधा है वो सिर्फ मेडिकल उसका इस्तेमाल हो सकता है मेडिकल जराए के लिए। तो हम खुद पाकिस्तान में इस वक्त करोड़ों रुपए की ऐसी अद्वियात जो हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं जिनमें जो है वो कैनेबिस शामिल होती है, हेम्प शामिल होती है, और स्पेशली जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें ये तमाम दवाइयां पहले ही हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो बजाय इसके कि हम इम्पोर्ट करते रहे, हम अपनी ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो आना बड़ा जरूरी है। अगर ये इतनी मुफीद किस्म की चीज है तो हुकूमत क्या इसके लिए कोई प्लानिंग कर रही है, इसको इनलाइटन करने के लिए या आवाम के लिए कोई कैंपेन चलाने जा रहे हैं आप? कैंपेन भी कर सकते हैं, बट मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता हूँ और पूरी वजाहत भी करता हूँ कि ये मामला है क्या और क्यों हमने इसको जो है ये इसकी क्या अहमियत क्या है और ये क्यों मुख्तलिफ है उन नशावर अद्वियात से। तो इसको देख लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो दूर कर देते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, इलाके हैं जहाँ पर आप इसकी काश्त की इजाजत जो है वो दे रहे हैं और किस तरह से हुकूमत फिर एक चेक एंड बैलेंस का निजाम बनाएगी? देखिए, इसमें एक तो 2 हमारे जो पार्क हैं, एक पेशावर में है PCSIR का, जो एक्चुअली जो अब हमारा एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है वो जड़ी बूटियों के ऊपर है, और चाइना जो है वो बहुत इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करता है। तो जब मैंने बायोटेक्नोलॉजीज जो है वो इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा एक शोबा है, तो हमारा उसमें ऊपर अब एम्फेसिस आया है। जैसे मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्चुअली पहले ये काम किसी ने किए नहीं है, इसलिए भी जरा हैरत होती है। तो अब हमने ये मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 बहुत बड़े हर्बल मेडिसिन के पार्क डेवलप कर रहे हैं। एक हम जेहलम में डेवलप कर रहे हैं और एक हम पेशावर में डेवलप कर रहे हैं। पेशावर में पहले भी लगा हुआ है लेकिन उसको हम पूरा रीडू कर रहे हैं। तो इन 2 जगहों के ऊपर और जो है वो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो लाने का इरादा है, और इसमें 50 एकड़ से जेहलम में और तकरीबन 10 एकड़ से 8 या 10 एकड़ से पेशावर में जो है वो इब्तिदा में शुरू करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह इसका पूरा प्लान जो है वो हो चुका है और अगले 1 महीने में इसके जो बाकी लवाजमात हैं वो पूरे करके तो इंशाल्लाह हम ये एक बड़ी जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे ये फायदा उठाना चाहते हैं। तो यानी इसका मतलब है फवाद चौधरी साहब की हुकूमत जो है वो इसको एक्सपोर्ट करने का भी इरादा रखती है और इसके लिए भी प्लानिंग चल रही है ही एक्सपोर्ट का मेनली जो है इसमें एक्सपोर्ट का इरादा है। और इसमें आपको मालूम है कनाडा बहुत बड़ा है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसमें कैनेडियन पार्टनरशिप हमारे साथ आ जाए। तो इसको जो है वो मेनली है ही ये एक्सपोर्ट का। इसका फिलहाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतना इंडस्ट्री डेवलप नहीं है फार्मास्यूटिकल्स की, तो ये एक्चुअली जो है ये एक्सपोर्ट का ही मेन फोकस होगा। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि बहुत जरूरी है एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग इसके हवाले से कि ये क्या है, क्यों है, इससे हमें क्या फायदा है। तो अगर मैं एक आम आदमी की फहम के लिए आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की मईशत को कितना सहारा मिलेगा इससे, तो क्या कहेंगे आप? ये 3 सालों में हमारा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर हम अपना जो हमारे प्लान्स हैं वो हम मुकम्मल एग्जीक्यूट कर पाए तो 3 सालों में मुझे उम्मीद है कि हम $1 बिलियन प्लस के ऊपर जो है इसकी एक्सपोर्ट को पहुंचा सकेंगे। तो अगर हम $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकें 3 से 4 सालों के अरसे में, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करने जी कराची की बात को मिस नहीं किया जा सकता क्योंकि कराची इस वक्त बदहाल है, बेहाल है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक ब्रेक के बाद कराची पर बात करेंगे, साथ रहिए। कराची में कयामत बरपा हुई और अपने असरात छोड़ गई, लेकिन कराची वालों के रोने को ना ही वफाक ने सुना और ना ही सिंध हुकूमत ने कुछ किया। 2.5 करोड़ आबादी का ये शहर मातम कुना था और अब भी मातम कुना ही है।
शहर कायद के मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर में जगह जगह पानी खड़ा है, सीवरेज का निजाम दरम भरम है, लोग परेशानी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कराची के मुतादिद हिस्सों में 6 दिन गुजरने के बावजूद भी बिजली नहीं आई। इसी हवाले से एक अहम केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने आज काफी बरहमी का इजहार किया है। पावर डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने न सिर्फ इदारों बल्कि हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने पावर डिवीजन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाई गई, क्यों ना ऐसी रिपोर्ट पर जॉइंट सेक्रेटरी को ही नौकरी से फारिग कर दें। हमने मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने मुस्तकबिल का लिख दिया। मुस्तकबिल को छोड़ दें, अभी क्या कर रहे हैं उसका बताया जाए। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक और हुकूमत को भी काफी तनकीद का निशाना बनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक वाले कराची शहर के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक की क्लर्क और मुंशी बनी हुई है। के इलेक्ट्रिक ने 2015 से रकम जमा नहीं कराई, आप लोग इनके तरले कर रहे हैं। अगर के इलेक्ट्रिक पर वफाकी रिट नहीं तो मतलब है पूरे मुल्क में हुकूमत की कोई रिट नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत में मुल्क चलाने की ना ही सलाहियत है और ना ही काबिलियत है। इदारों की आपस में कोई हमांगी नहीं है। इस बार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। आज भी आधा कराची पानी और अंधेरे में डूबा हुआ है। शहर में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची में लोगों के बैरून मुल्क जो बैंक अकाउंट्स हैं वो हरकत में आ गए होंगे और फौरन बैंक अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कराची के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है जी कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जुम्मे को कराची आएंगे, जिनके हवाले से काफी बात भी की जा रही थी कि आखिर वज़ीर आज़म जो हैं वो क्यों नहीं कराची जाते। कराची इस वक्त इतने बुरे हालात में है, कराची वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका भी आकर कोई हाल पूछेगा। तो जुम्मे को जी वज़ीर आज़म कराची आएंगे और शिबली फराज साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि कराची के 3 बड़े मसाइल हल किए जाएंगे। यही नहीं बल्कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का यकीन भी दिलाया और साथ ही कराची के मसाइल का जिम्मेदार भी करार दिया। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कराची के लिए इतनी संजीदगी पहले कभी नहीं देखी। वज़ीर आज़म कराची के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज लाएंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि वज़ीर आज़म कराची तो आएंगे लेकिन आवाम के लिए क्या लाएंगे। कहीं ये वो वाला पैकेज तो नहीं होगा जो कि जब अब हम सवाल करते हैं सियासतदानों से तो कहा जाता है जी वो इतनी रकम खा गए, वो इतनी रकम खा गए। पूछे जी इनसे, अब अवाम किसके पास जाएं, किससे पूछें। जब मेयर से कहते थे कि काम कर लें जी तो मेयर साहब कहते थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, वो इल्जाम लगाते थे कि सिंध हुकूमत पैसे खा गई है। अब ये किस किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज आ रहा है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है? क्या ये वैसा ही पैकेज तो नहीं होगा जिसके पैसे कोई भी खा जाएगा, किसी को भी पकड़ा दिए जाएंगे और कोई उसका जो है वो पुरसाने हाल नहीं होगा? तो ये जो है वो कराची की आवाम का एक बड़ा सवाल है। क्या वज़ीर आज़म के दौरे से कराची की आवाम की जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? कौन कौन से अहम मंसूबे और शोबों में दरपेश आवाम के मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी? आवाम के मसाइल हल होंगे भी या नहीं, या फिर ये सब माजी की तरह जुबानी जमा खर्ची साबित होगा और कराची के मसाइल पर महज जो है वो सियासत ही की जाती रहेगी? कराची वाले जो हैं ये इस वक्त सारे ये बड़े सवालात जो हैं वो कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कौन पुरसाने हाल है। बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि ये जो आफत इस वक्त कराची पर आन पड़ी है, क्या कराची की जो सियासी जमातें हैं, कराची के जो सियासतदान हैं, क्या इससे कोई सबक सीखेंगे? इस वक्त कराची के मनाजिर हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तो महमूदो अयाज एक होने वाली बात हो गई। इस वक्त तो कराची का ना तो पौश इलाका कोई बचा है और ना ही पसमानदा इलाके अगर हम कहें तो वो ही बचे हैं। हमने देखा है कि क्लिफ्टन और डिफेंस के रिहायशियों ने भी किस तरीके से एहतजाज किया था और किस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि वो किस मुसीबत का शिकार हैं और उन्होंने भी अपनी लॉजिक्स दी थी। उन्होंने कहा था कि हम डिफेंस में मकान खरीदते हैं, करोड़ों रुपए का मकान खरीदते हैं, आपको टैक्स भी देते हैं, तो अगर हम ये कर रहे हैं तो आप हमें उसके बदले में सहूलियात क्या दे रहे हैं? तो ये तो उनकी लॉजिक्स थी। जो पसमानदा इलाके वाले हैं वो अपने वोटों का रोना रो रहे थे कि हमने आपको वोट दिए हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है। अब सवाल यहाँ पर ये बड़ा उठता है कि इस वक्त जो कराची की तमाम सूरत हाल है, क्या कराची के सियासतदान, क्या कराची की जो सियासी पार्टीज हैं उससे कोई सबक भी सीखेंगी या नहीं सीखेंगी? क्या अब सोचा जाएगा कि कराची जो है उसको किस तरीके से उसके हवाले से प्लानिंग की जाए, कहां पर क्या क्या करने की जरूरत है? क्या ये जो इस वक्त बदहाली है कराची की वो किसी तरीके से भी इनको सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर जो कराची है उसके मसाइल अब किस तरीके से हल किए जाएं? कराची जो है जो पूरे पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू कमाता है, पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है,
کیا اس کی بھی کوئی سنے گا؟ کیا اس کی بھی کوئی داد رسی جو ہے وہ کی جائے گی؟ یہ بڑا اہم موقع ہے اگر ہم اس سے سبق سیکھیں۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کراچی کے مسائل ایکچولی ہیں کیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم اب بھی لاپرواہ رہے، اگر ہم اب بھی کیئرلیس رہے کراچی کو لے کر، تو کراچی کا کوئی حال نہیں رہے گا۔ کراچی کی تباہی جو ہے وہ لکھی پڑی چیز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ کراچی کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکے گا اگر اب بھی جو ہے وہ ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، مطلب 2.5 کروڑ انسان جو ہیں وہ اس وقت اتنی مشکل اور اذیت کا شکار ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک سوچنے کی بات ہے، اور کراچی والے جو ہیں یہ سوال بار بار کر رہے ہیں کہ کون کرے گا ہماری داد رسی، کون جو ہے وہ آئے گا اور پوچھے گا کہ بتائیں جی آپ کے مسائل کیا ہیں، ہم ان کا حل نکالتے ہیں۔ وہ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی جواب نہیں دیتا، جس کو وفاق پیکج دیتا ہے وہ بھی جواب نہیں دیتا، جو میئر ہے وہ بھی جواب نہیں دیتا، جو سندھ حکومت ہے وہ بھی جواب نہیں دیتے، وفاقی حکومت ہے تو وہ بھی جو ہے کوئی بھی جواب دینے سے قاصر ہے۔ خرم شیر زمان صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی سندھ، رہنما تحریک انصاف، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب۔ خرم صاحب، کراچی اس وقت بہت برے حالات میں ہے، وزیر اعظم صاحب کراچی کا دورہ کرنے والے ہیں، یقیناً کراچی والے جو ہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت کہ کسی طریقے سے ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنا جائے، ان کی داد رسی کی جائے۔ اس دفعہ کیا مختلف ہونے جا رہا ہے؟ اس دورے کے بعد کراچی والوں کو کوئی ریلیف ملے گا؟ نہیں، دیکھیں ایک بہت بڑا چینج ہے، اور میں تو یہ کہہ بھی رہا تھا کہ یہ جو تباہی آئی ہے اس کو ہم نے اپرچونٹی کے اندر جو ہے تبدیل کرنا ہے، اور وہی ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی، کمیٹی نے وزیر اعظم صاحب کو کوئی 12 سے 15 چیزیں بتائیں جو کراچی کی بہت اہم ہے اور وہ اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں یہاں پہ خراب ہوئی ہیں۔ تو اس میں سے تقریباً 4 سے 5 آئٹم وزیر اعظم صاحب نے چوز کیے ہیں، جس میں پینے کا پانی ہے اور اس کے اندر اسٹارم ڈرینز ہیں جو برساتی نالے ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ اور گاربیج کا جو ڈسپوزل سسٹم ہے۔ یہ 4 چیزوں کو وزیر اعظم صاحب نے چوز کیا ہے۔ وہ کراچی آ رہے ہیں 102 دن میں، یہاں پہ میڈیا کو بڑی ڈیٹیل ایک پوری جو ہے ایک پریس بریفنگ ہوگی جو کہ بتائی جائے گی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ اس کا پیسہ کس طریقے سے آئے گا اور کون سی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم لائن بھی دی جائے گی کتنے ٹائم میں کام مکمل کیا جائے گا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، عوام کی خاطر، کراچی کی خاطر پیا ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عوام کے مسائل ہم نے یہ حل کرنے ہیں۔ 12 سال۔ بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ تبدیلی جس کا وعدہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، کراچی والے بھی اس تبدیلی کو محسوس کر سکیں، اس تبدیلی کو دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔